अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। अदरक की फसल में विभिन्न रोगों के नियंत्रण पर जानकारी, अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु गाजर की बुआई विधि, हमारे जिन भी किसान भाइयों ने समय से अदरक की फसल लगा रखी होगी, उनकी फसल इस समय बढ़वार की विभिन्न अवस्था लिए खेतों में खड़ी होगी और उनकी फसल में कभी कभी विभिन्न रोगों का प्रकोप देखने में भी आ जाता है। तो कैसे करें इन रोगों का नियंत्रण, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर ए.के. मिश्रा। जो भी किसान भाई अदरक को जून के महीने में लगाए होंगे, उनकी अदरक की फसल करीब 2 महीने की हो गई होगी। तो अभी देखा गया है कि इस साल बारिश बहुत कम हुई थी, तो जिसके वजह से भी आप देख रहे होंगे बारिश कम होने की वजह से जो भी नई पत्तियां अदरक में निकल रही हैं वो सफ़ेद रंग की हो जाती हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि ज़मीन में जो फेरस आयरन का जो तत्व है वो पौधा नहीं ले पाता है। तो अगर किसान भाइयों के अदरक में जो भी नई पत्तियां निकल रही हैं अगर सफ़ेद रंग की हो रही हैं तो वो इसमें फेरस सल्फेट नाम की एक केमिकल मिलता है, उसका 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल मिलाकर इसका स्प्रे करें। हाँ, और यहाँ पे एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर वो 10 लीटर करीब एक सॉल्यूशन बनाते हैं, घोल बनाते हैं फेरस सल्फेट का, 10 लीटर में 50 ग्राम दे दें फेरस सल्फेट और उसमें 1 से 2 कागजी नींबू निचोड़ दें। जिससे क्या होगा कि ये नींबू की वजह से जो भी ये तत्व है फेरस, आसानी से पौधे इसको ले पाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि फिर जब अगर पानी हम पटा देते हैं या बारिश हो जाती है, जैसे कभी बारिश हो गई है, इसके बाद जब फिर काफ़ी धूप होगा, इसके बाद इसमें गल का बीमारी लगता है जो कि अक्सर अदरक के खेतों में पाया जाता है। इस गलका बीमारी के रोकथाम के लिए जैसे ही देखें कि खेतों में 1-2 पौधे में गलका बीमारी लग गया है, उसका जो नीचे का जड़ है वो सड़ गया है, सबसे पहले उस तरह के पौधों को उखाड़ कर फेंक दें और उस गड्ढे से मिट्टी भी निकाल के कहीं दूर फेंक दें ताकि उस बीमारी का जो कारक है, चूंकि ये मिट्टी जनित है, वो फैल ना पाए। और उसके रोकथाम के लिए एंटीबायोटिक चाहे वो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन ले लें, टेट्रासाइक्लिन ले लें, एग्रीमाइसिन ले लें या बैक्टीरिया नाशक ले लें, वो एक 6 ग्राम का पैकेट आता है, 30 लीटर में 1 पैकेट मिला दें और उसी पानी में प्रति लीटर के दर से 2.5 ग्राम रिडोमिल एमजेड, अगर वो 30 लीटर बनाते हैं तो वो हो जाएगा 75 ग्राम उसमें रिडोमिल एमजेड भी मिला दें एंटीबायोटिक के साथ। और वो जो घोल बनेगा उसमें, और अभी आप देख रहे होंगे कि जो भी नई पत्तियां निकल रही हैं या बरसात जब हो रही है तब कीड़ा का प्रकोप हो रहा है, नई पत्तियों को कीड़ा काट दे रहे हैं, पत्तियां ठीक से निकल नहीं पा रही हैं, तो उसमें क्लोरोपाइरीफॉस उस दवाई का 2 ml प्रति लीटर उसी घोल में ये दवाई भी मिला दें। इस तरह वो घोल जिसमें कि एंटीबायोटिक हो, रिडोमिल एमजेड हो और क्लोरोपाइरीफॉस हो, उसका घोल बनाकर किसान भाइयों ये अदरक के पौधों पे कम से कम वो 3 से 4 बार इसको अच्छी तरह स्प्रे करें और स्प्रे इस तरह करें कि मिट्टी पूरी अच्छी तरह सिंचित हो जाए, क्योंकि जो भी गलका बीमारी है उस बीमारी का कारक मिट्टी जनित है। तो वो इस तरह सिंचित करें ताकि उसका जो जड़ का भाग है, मिट्टी का भाग है, अच्छी तरह इस घोल से भीग जाए, जिसके वजह से फिर ये बीमारी पे काफी नियंत्रण पाया जा सकता है।
सब्जी वर्गीय फसलों में गाजर का एक प्रमुख स्थान है, अतः हमारे जो भी किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं तो वो इस फसल से अच्छा उत्पादन तभी प्राप्त कर सकते हैं जब इसकी बुआई के बारे में उन्हें ढंग से जानकारी हो। और इसी विषय पर जानकारी दे रहे हैं बमेती पटना के डॉक्टर विजय पांडे। अगात गाजर लगाने के लिए सितंबर माह उपयुक्त है और इसके लिए उन्नत प्रभेद हैं पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यमदाग्नि, नैंटेस, चेंटने, देसी लाल, देसी काली, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो। और अगात गाजर लगाने के लिए सितंबर, मध्य गाजर के लिए अक्टूबर और पिछात के लिए नवंबर माह ही सही रहेगा। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और लगाने की दूरी 25 गुने 10 सेंटीमीटर ही उचित है। एवं खाद एवं उर्वरक जो है प्रति हेक्टेयर आप 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर कंपोस्ट, नेत्रजन 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, स्फूर 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एवं पोटास 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें। अगर उन्नत प्रभेद गाजर के लगाते हैं तो 150 से 200 क्विंटल उपज की प्राप्ति होगी प्रति हेक्टेयर। गाजर में भी बीमारी लगती है सफेद रस्ट और फल गलन। सफेद रस्ट के लिए 2 किलोग्राम मैंकोजेब 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से खड़ी फसल में छिड़काव करें एवं फूल आने के समय बिल्कुल छिड़काव नहीं करें। फल गलन के लिए बीज को बोने से पहले 2.5 ग्राम कैप्टन प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधित करें। साथ ही फॉर्मेल्डिहाइड 160 से 175 मिलीलीटर का 2.5 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति 20 स्क्वायर मीटर भूमि का शोधन करना चाहिए। इसके अलावा खड़ी फसल में 2 किलोग्राम मैंकोजेब या जिनेब प्रति हेक्टेयर की दर से 800 से 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करते रहें। आपका फल रोग से सुरक्षित रहेगा। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां और अब लेते हैं एक बहुत छोटा सा ब्रेक, जल्द होंगे हाजिर। अधिक फूल और फलन के लिए कटहल के बाग में किए जाने वाले प्रबंधन कार्य। आइए झारखंड की सैर पर चलते हैं। खूबसूरती, प्राकृतिक संपदा और विकास की अपार संभावनाएं हैं यहाँ। पर उन्नति की राह पर ये कैसे गति अवरोधक है? खोजेंगे इन्हें, निकालेंगे हल जोहार झारखंड में। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। कटहल की बागवानी हमारे प्रदेश में बड़े पैमाने पर की जाती है, तो किसान भाइयों अगले वर्ष इन फल वृक्षों पर अधिक से अधिक फूल और फल आए, इसके लिए इस समय उर्वरक प्रबंधन के अलावा कुछ अन्य प्रबंधनों को अपनाने की भी जरूरत है। और इस विषय पर विस्तृत जानकारी दे रहे हैं एक विशेषज्ञ डॉक्टर राजकुमार सचान। आज हम आपको कटहल की देखरेख के बारे में, कटहल के बाग की देखरेख के बारे में जानकारी दे रहे हैं। फलों, क्योंकि इस समय कटहल के फलों की तुड़ाई हो चुकी होगी किसान भाइयों, तो उसकी बरसात का मौसम चल रहा है, तो उसकी देखरेख करना ज़रूरी हो गया है। उचित पैदावार के लिए उसकी देखरेख करना उचित है। किसान भाइयों, ये भारतवर्ष में लगभग 18,000 हेक्टेयर में इसकी खेती की जाती है और सबसे ज़्यादा खेती इसकी आसाम में ही अकेले होती है, 8,000 हेक्टेयर। तो किसान भाइयों, इसके बारे में हम आपको बता दें थोड़ा, क्योंकि फल टूट चुके हैं और इस समय पौधों में कल्ले आ रहे हैं। कल्ले सूट्स जो हैं बढ़ रहे हैं। देखा होगा पेड़ों में, आप जाइए पेड़ों, कटहल के पेड़ के पास, तो सूट्स दिखाई देंगे, आपको दिखाई दे रहे होंगे, खूब हरे हरे ये कल्ले निकल रहे हैं। तो इनकी किसान भाइयों छटाई का महीना अगले महीने में सितंबर से, सितंबर तक और जो निकलने होंगे निकल आएंगे। सितंबर तक
के लास्ट से अक्टूबर तक इन कल्लों की छटाई कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ये कल्ले बढ़ेंगे तो पौधे की ये कल्ले फॉल्स होते हैं, पौधों की वृद्धि रुकेगी, इसकी ताकत का ह्रास होगा। जब फल देने का टाइम आएगा तो पेड़ में फल उपज कम हो जाएगी, इसलिए किसान भाइयों इनकी छटाई कर दी जाती है। दूसरा किसान भाइयों समय है, इस समय चूँकि पौधे फल दे चुके हैं इसलिए उनकी ताकत कम हो गई है, उसकी इसलिए ज़रूरी है कि पौधों को पोषक तत्व दिए जाएं। तो पोषक तत्व के लिए इसमें किसान भाइयों देखते हैं कि पौधा हमारा कितनी डायमीटर में फैला है, उसकी जो है छाया कहाँ तक है, मतलब टहनियाँ कहाँ तक गई हैं, तो उसको जो है तने से उतनी दूर पे एक थाले बना के, रिंग बना के खाद का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि कलम वाला पौधा 3-4 साल में फल देने लगता है और जो बीज से तैयार करते हैं पौधा वो उसमें 6-7 साल लगते हैं फल लाने में। तो चूँकि 1 साल के बाद ही इसमें पोषक तो देना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें बढ़वार जल्दी हो और जल्दी हेल्दी पौधा बने। तो किसान भाइयों 1 साल के पौधे के लिए एक निश्चित एरिया में, उस समय पौधा छोटा होगा तो तने से 1 मीटर छोड़ के थाला बना के 10 किलोग्राम FYM सड़ी हुई गोबर की खाद और 10 ग्राम नाइट्रोजन और 100 ग्राम नाइट्रोजन और 50 ग्राम फास्फोरस, 40 ग्राम पोटास प्रति पौधा थाला बना के मिला देना चाहिए। अभी बरसात का समय चल रहा है, इसी समय बरसात के बाद इसको दे देना चाहिए। दूसरी साल में 20 किलोग्राम, जब 2 साल का पौधा हो जाएगा 20 किलोग्राम गोबर की खाद और 200 ग्राम नाइट्रोजन, 100 ग्राम पोटास और 80 ग्राम फास्फोरस के प्रति पौधे के हिसाब से देना चाहिए। इसी रेशियो में जब 7 साल का पौधा हो जाए तो 70 केजी गोबर की खाद और तथा 250 ग्राम फास्फोरस और 350 ग्राम पोटास और 700 ग्राम नाइट्रोजन, इसकी मात्रा प्रति पौधे देनी चाहिए। इससे पौधा हमारा संतुलित बढ़ेगा और अच्छी बढ़वार होगी और अपने समय पे फल देगा। दूसरी बात है किसान भाइयों, पौधे में बीमारियां भी लगती हैं, तो उसकी भी देख रेख के लिए किसान भाइयों इसमें एक सूट बोरर लगता है। तो ये क्या है, इसमें जो है पौधा एक तने में कीड़ा छेद कर देता है, उस छेद को देख लीजिए और उसको साफ करके टाट से साफ करिए और साफ करके उसमें पेट्रोल मिट्टी के तेल मिला के भर दीजिएगा, रुई में लगा के और उसको बंद कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, कीड़ा मर जाएगा। दूसरा एक और कीड़ा है मिलीबग, ये पौधे की पत्तियों में लगता है और पत्ती को रस चूसता है, जिससे पौधा जो है आगे बढ़वार रुक जाती है और पौधा कमज़ोर होता है और टहनी बाद में सूख जाती है। इसके बचाव के लिए फास्फोमेडान 0.3% का छिड़काव करना चाहिए। 15-16 साल का जो पौधा होता है तो उसमें 200 से 250 फल लगते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, जल्द होंगे हाजिर। जिसका अतीत सुनहरे पलों से गुजरा हो, भविष्य को नहीं गुजरने दें अंधेरे में। अंधेरे को चीरती है ज्ञान की ज्योति। ज्ञान है जानकारी, आपकी, अपनों की, अपने आसपास की। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है।
जिला कोसी के कृषक सुधाकर सिंह। आप अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से दुधारू पशुओं में बाईपास प्रोटीन के महत्व के बारे में जानकारी चाहते हैं तो सुधाकर सिंह जी आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। अपने जो जुगाली करने वाले पशु हैं, चाहे वो गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, इनका जो पेट होता है, स्टमक जो जिसे कहते हैं, वो 4 भागों में बटा हुआ होता है, जैसे र्यूमन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। ये जानवर की अपनी फिजियोलॉजी है जो जुगाली करने वाले हो। अब नॉर्मली अपन दाना खिलाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होती है, मिनरल्स, विटामिन्स भी होते हैं। ये सारी महंगी महंगी चीज़ें अपन खिला रहे हैं। अब ये जो बाईपास प्रोटीन का जो टेक्नोलॉजी है, ये जो खल अपन जो खिला रहे हैं, चाहे सरसों की है, अलसी की है, मूंगफली की है, ये जानवर को प्रोटीन की आपूर्ति के लिए खिलाते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जब अपन इन खलों को पशु आहार में मिक्स करके खिलाते हैं तो जो खल का फर्मेंटेशन है या डिग्रेडेशन है वो पशुओं के पेट यानी कि जिसको र्यूमन कहा जाता है उसमें होता है। जब र्यूमन में डिग्रेडेशन होता है या फर्मेंटेशन होता है तब उससे मिलने वाली जो एनर्जी है उसका लॉसेस या हास बहुत ज़्यादा होता है। जब तक अपन इस मिलने वाली एनर्जी का जो लॉसेस हो रहा है हीट इंक्रीमेंट HI के रूप में, इसको अपन जब तक कम नहीं कर पाएंगे तब तक इसका अपन यूजफुल उत्पादन के कार्यों में नहीं ले पाएंगे। यूजफुल उत्पादन कार्य में नहीं ले पाएंगे मतलब कि ना तो उस एनर्जी को अपन ग्रोथ के लिए काम में ले पा रहे हैं और ना ही अपन उसको दूध उत्पादन के लिए काम में ले पाएंगे। अब अपन को ये कोशिश करी जाए कि जो प्रोटीन इतना महंगा जो पार्ट है पशु आहार का, उससे जो एनर्जी मिलती है उसका पूरा पूरा उपयोग अपन कर पाए। इसके लिए ज़रूरी है कि जो सामान्य तरीके से जो प्रोटीन का जो फर्मेंटेशन होता है जो र्यूमन के अंदर होता है उसको र्यूमन में फर्मेंट नहीं करा के या डिग्रेड नहीं करा के सीधे सीधे तौर पे उसको एबोमेजम या ट्री स्टमक जिसको कहा जाता है वहाँ उसका हम फर्मेंटेशन करा पाते हैं। तो उससे जो मिलने वाली एनर्जी है उससे करीब 15 से लेके 20% तक दूध उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। और अगर अपन ऐसे फीड को जो बाईपास प्रोटीन वाला फीड है अगर किसी ग्रोइंग एनिमल को खिला रहे हैं, पाड़ी को खिला रहे हैं या हीफर को खिला रहे हैं, भड़वार वाले जानवर को खिला रहे हैं तो करीब 30 से लेके 40% तक उनके ग्रोथ में या वृद्धि में बढ़ोतरी संभव है। अब सवाल ये उठता है कि कैसे हम इसका बाईपास प्रोटीन का फीड तैयार कर सकते हैं। बाज़ारों में हालांकि बाईपास प्रोटीन युक्त पशु आहार मिल रहा है, लेकिन एक पशुपालक अगर जो राशन जो बना रहा है वो अपने घर पे भी तैयार कर सकता है। वो कैसे तैयार कर सकता है? इसमें करना क्या होता है, अगर पशुपालक भाई अपने खेत पे भी या अपने बाड़े में भी करना चाहे अपने पशुओं के साथ में, तो खल को आपको 4% फॉर्मलिन के साथ ट्रीट करना है। उस खल को ट्रीट करने के पहले खल को आपको मिक्स करना, ग्राइंड करना पड़ेगा। ग्राइंड करके नहीं उसको अपन 4% फॉर्मलिन से ट्रीट कर देते हैं और 3 दिन अपन उसको एनारोबिक कंडीशन में बंद कर देते हैं ताकि पूरी तरह से वो रसायन फीड पर काम कर सके। इसके उपरांत फिर अपन उसको निकाल के और थोड़ी देर हवा में रखने के बाद ताकि उसकी जो गंध है फॉर्मलिन की वो बाहर निकल जाए, उसके बाद फिर अपन अपने जानवर को खिला सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो केक सामान्यतः र्यूमन में जो पचती है वो र्यूमन में से पच ना कर वो सीधे सीधे र्यूमन से बाईपास होती हुई और ट्री स्टमक एबोमेजम में चली जाएगी। अब इसकी अगर अपन एक कॉस्ट निकालें कि क्या खर्चा आता है तो करीब करीब अगर अपन प्रोटीन या खल को उपचारित करते हैं तो उसमें 1 किलो पर 1 रुपया खर्चा आता है। तो कहने का मतलब ये है किसान भाइयों, इन तकनीक का उपयोग करने से जो अपना इतना महंगा अपन पशु आहार खरीद रहे हैं या पशु आहार के इंग्रेडिएंट अपन खरीद रहे हैं उसका अपन बेहतर उपयोग कर पाते हैं। क्योंकि पशु को देखिए प्रोटीन चाहिए।
अब कहने को लिए अपन प्रोटीन की आवश्यकता काफ़ी हद तक कम दूध देने वाले जानवर की यूरिया खिला के भी अपन आपूर्ति कर सकते हैं, लेकिन जो जानवर 4-5 किलो दूध दे रहा है दिन का, उसके लिए यूरिया अपने आप में काफ़ी है। यूरिया से भी ट्रीट कर किया जा सकता है और उससे भी आज जानवर की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सकता है। लेकिन जो अधिक दूध देने वाले जानवर हैं, 15 से 20 किलो प्रतिदिन जो दूध देने वाले जानवर हैं, उनको अगर अपन बाईपास प्रोटीन का उपचारित फीड अपन खिलाते हैं तो उससे अपन उनसे उनके दूध उत्पादन की वृद्धि भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ अपन अगर वृद्धि वाले जानवर को खिला रहे हैं तो उनकी वृद्धि को दर को बढ़ा सकते हैं और साथ साथ इसके अपन उसके जो लागत जो आ रही है अपनी, उस लागत को कम करके और उस अवयवों का अपन बेहतर उपयोग कर पाएंगे। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों की चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। धान की फसल में लगने वाले विभिन्न कीट एवं रोगों के नियंत्रण पर जानकारी। तिल की फसल को हानि पहुंचाने वाले कीट रोगों का नियंत्रण। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatabihar@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में संपर्क भी कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।